वेलकम बैक। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्ते और आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में स्वागत। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड एमसीक्यूज एंड दिस इज सेट नंबर 2। और इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी जो कि सेट नंबर 1 था उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यू का सेशन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेसिस पे अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, किसी रिक्रूटमेंट लेवल के एग्जाम की बात करें, कॉलेज लेवल के एग्जाम्स की बात करें, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मोस्टली जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसका कोई ना कोई लिंक आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन योर स्क्रीन इज आस्किंग दैट वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाय। देखिए, वर्चुअल मेमोरी को आप जानते हैं कि भैया आपका जो मेन मेमोरी है कैपेसिटी कम हो गई तो सेकेंडरी स्टोरेज को वो एज ए मेन मेमोरी इस्तेमाल करता है, जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं। अब ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये नॉर्मली कैसे इंप्लीमेंट की जाती है? वाया सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, मेमोरी ओवरले या थ्रेशिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिमांड पेजिंग। सो डिमांड पेजिंग इज द वे जिसके थ्रू वर्चुअल मेमोरी को क्या किया जा सकता है? इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोलता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेस। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की किस फैक्टर को इंक्रीज करता है? क्या वो मेमोरी है, क्या वो स्टोरेज है, क्या वो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, या कॉस्ट को वो इंक्रीज करता है? तो देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि मल्टीपल ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से इंप्लीमेंट करता है किसको? आपके सीपीयू के यूटिलाइजेशन की क्वालिटी को, मतलब उसको वो इंक्रीज करता है। सीपीयू के यूटिलाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं हम प्रोसेसर के यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो एज कंपेयर टू अदर ऑपरेशंस इफ यू सी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का तात्पर्य है प्रोसेस को और से ज्यादा इस्तेमाल करना, प्रोसेसर को इन द सेंस। तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट? अब कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी से आपका क्या तात्पर्य है, या उसकी कौन से फैक्टर्स इसमें सही लगते हैं आपको? पहला है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब टेम्पररी, तो ऑब्वियसली मेन मेमोरी का मतलब हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रैम की। तो रैम बेसिकली क्या है? वॉलेटाइल होता है नेचर में, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। रैंडमली एक्सेस्ड, तो रैम का अगर आप फुल फॉर्म देखो तो रैंडम एक्सेस है, मतलब ड्यूरिंग रन टाइम या जब एग्जीक्यूशन करता है सिस्टम तो जो इनपुट या आउटपुट है उनको वो सीक्वेंस में पोजीशन या स्पेस ना देते हुए रैंडमली जो भी ब्लैंक स्पेस होता है वो प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई मेन मेमोरी जो होता है वो रैंडमली एक्सेस्ड होता है। थर्ड बोलता है कि लार्ज, तो लार्ज जो पॉइंट है इफ यू कंपेयर दिस विद द सेकेंडरी मेमोरी तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी कम होती है। सो लार्ज को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते मेन मेमोरी के संदर्भ में, एंड हेंस वी कैन से दैट कि इसमें ये जो दो ऑप्शन है वो सही है। We can say now that more than, not two, actually it should be one of the above. Please correct it. So more than one of the option जो है वो यहाँ पे correct होगा, तो option D यहाँ पर correct है। I move to the next. Now to start an IO operation, device driver loads appropriate register into where? मतलब जो डिवाइस ड्राइवर है जब कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो उसका अप्रोप्रिएट रजिस्टर कहाँ एक्चुअली लोड किया जाता है? क्या वो मेन मेमोरी का इस्तेमाल करता है, क्या वो सेकेंडरी मेमोरी है, क्या वो एरे है, या डिवाइस कंट्रोलर? तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा दैट इज योर डिवाइस कंट्रोलर। तो जो आपका डिवाइस कंट्रोलर होता है, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ डीसी, ये आपके जो भी इनपुट आउटपुट है या जो भी प्रोसेस हो रहा है, या यूं कहें कि हम मेमोरी की अगर हम बात करें तो उनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। हेंस वी कैन से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डिवाइस कंट्रोलर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपकी जो रैम है वो 4 MB की है और इसका जो ब्लॉक है 4 MB का वो फिक्स्ड पार्टीशन है, मतलब उसके आपकी मेमोरी में 4 MB के ब्लॉक्स बने हुए हैं मेमोरी के। ये 4B मैंने कर दिया, इसे हम 4 MB कर देते हैं। अब एक प्रोसेसर है
एक प्रोसेस है जो P1 के नाम से है और वो एग्जीक्यूट होता है और उसका साइज जो है वो 3 MB है। तो 4 MB के स्पेस में क्या हुआ, 3 MB का स्पेस इस प्रोसेस को मिल गया। अब 3 MB के स्पेस को मिला तो बचा कितना इसमें 1 MB, और ये जो 1 MB का स्पेस फ्री बचा ये आप यूज नहीं कर सकते और किसी और प्रोसेस को आप नहीं दे सकते। मतलब ये 1 MB का स्पेस क्या हुआ, एक प्रकार से वेस्टेज हो गया। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? क्या ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है, क्या ये एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, या कॉम्पैक्शन है, या मेमोरी ओवरले है? तो यहां पर तो ये दोनों बात लागू नहीं होगी, या तो ये फ्रैगमेंटेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो देखिए आपका एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, उसमें प्रोसेस गया और ड्यूरिंग प्रोसेस कुछ स्पेस उसमें बच जाता है, तो ये एग्जाम्पल होता है आपके इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का। इसका तात्पर्य है कि यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू फॉर द मेमोरी कॉम्पैक्शन मेथड। मेमोरी कॉम्पैक्शन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? 3-4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला बोलता है कि मेमोरी कॉम्पैक्शन में जो है मूवमेंट ऑफ कोड एंड डेटा होता है, इन्वॉल्व होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है इट इज फिजिबल ओनली इफ बाय सिंपली चेंजिंग द एड्रेस इन द रीलोकेशन रजिस्टर। मतलब ये फिजिबल है जब आप सिंपली रीलोकेशन रजिस्टर के एड्रेस को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। थर्ड बोलता है इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कोड एंड डेटा। तो ये गलत है, क्योंकि हमने ऊपर में देखा कि इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये गलत हो गया। इट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ रीलोकेशन, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर है both 1 and 2, hence we can say option A is correct. I move to the next. यहां पर ये बोलता है कि जब डेडलॉक का डिटेक्शन होता है तो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज आर ग्रांटेड टू। तो जो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज होते हैं ड्यूरिंग डेडलॉक वो कहां ग्रांट किए जाते हैं? रिसोर्सेज या प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस या यूजर। तो डेडलॉक डिटेक्शन के केस में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर ग्रांटेड टू प्रोसेस। यहां पे प्रोसेस की बात करेंगे हम, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। I move to the next. It is saying that in floating point representation, the part designate the position of the decimal point. तो जो डेसिमल पॉइंट रहता है, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? सो दैट इज बेसिकली व्हाट, एक्सपोनेंट, मेंटिसा, नॉर्मलाइज्ड या फ्लोट। तो देखिए दो की हम बात करते हैं, एक्सपोनेंट या मेंटिसा की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपोनेंट, जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में डेजिग्नेट करता है डेसिमल पॉइंट्स को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो सवाल ये होता है कि मेंटिसा क्या है, तो आप इसको भी एक बार चेक करिएगा अपने एंड पे, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटिसा। तो जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो ये नंबर रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि डिजिटल कंपोनेंट विच इज यूज्ड इन कॉमन बस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट। डिजिटल कंपोनेंट जो कॉमन बस स्ट्रक्चर में प्रयोग होता है। अब देखिए मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल लाइंस हैं, बहुत सारी डिफरेंट। अब वहां से वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्टर करने का काम कौन करता है? क्या वो डिवाइस कंट्रोलर है, क्या वो मल्टीप्लेक्सर है, क्या वो एनकोडर है या पेजर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मल्टीप्लेक्सर, जो कि कॉमन बस आर्किटेक्चर में एज ए कंपोनेंट यूज होता है। अब मल्टीप्लेक्सर जिसका नाम है, मल्टीपल लाइंस ऑफ उसके पास जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उनको वो क्या करता है? सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है या सिंगल आउटपुट में। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। अगला है बेसिकली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो एक होती है, दो होती है, तीन होती है कि चार? तो देखिए जब आप डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो 3 टाइप से डेटा मैनिपुलेशन होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। आप जानते भी होंगे, एक हो गया आपका अरिथमेटिक, सेकेंड इज यू कैन से लॉजिकल, एंड थर्ड जो होता है जो बिट वाइज शिफ्ट वगैरह हम करते हैं तो शिफ्ट ऑपरेशन। तो 3 टाइप के डेटा मैनिपुलेशन आपके सीपीयू में होते हैं। तो 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है द स्पीड एट विच माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड व्हाट। माइक्रो प्रोसेसर जिस स्पीड में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है आप उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड या रनिंग स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लॉक स्पीड। जैसे आप बोलते हैं P4 2.0 गीगाहर्ट्ज, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट योर क्लॉक स्पीड, जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जो होता है उसकी स्पीड को मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर क्लॉक स्पीड हो गया। अगला क्वेश्चन है द आईओ डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड। इन आईओ डिवाइसेस को और किस नाम से जानते हैं? पेरिफेरल्स, एसेसरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
तो देखिए पेरिफेरल भी होता है आईओ डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइस तो इसका नाम हो ही गया। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे बोलेंगे कि मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आईओ डेटा ट्रांसफर टेक्निक? इनवैलिड इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर टेक्निक, एक है प्रोग्राम्ड आईओ, तो ये बिल्कुल सही है। इंटरप्टेड आईओ भी एक टेक्निक होती है डेटा ट्रांसफर की। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको कि आप डीएमए बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा ट्रांसफर टेक्निक ऑफ आईओ। अब बात आती है मेमोरी मैप्ड आईओ, जो कि गलत होगा, क्योंकि मेमोरी मैप्ड आईओ जो टर्म है ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर की जगह एड्रेसिंग टेक्निक हम बोलते हैं के रूप में प्रयोग की जाती है जब आप डेटा आईओ की बात करते हैं। तो ये एक एड्रेसिंग टेक्निक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि इनवैलिड है आईओ डेटा ट्रांसफर टेक्निक के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है मेन मेजरमेंट ऑफ सीपीयू परफॉर्मेंस इज व्हाट? तो सीपीयू की परफॉर्मेंस को मेनली आप कैसे मेजर करते हो? तो एक तो अभी हमने पहले देखा जो यहां पर लिखा है क्लॉक स्पीड, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा यहां पे लिखा है थ्रूपुट। तीसरा है कि दोनों हो सकते हैं, क्लॉक स्पीड और थ्रूपुट, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए मेजरमेंट जो मेनली होता है वो दोनों से किया जाता है। क्लॉक स्पीड तो बताता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। थ्रूपुट जो होता है ये डेटा मेमोरी में जो रीड एंड राइट होता है ना, उसकी कैपेसिटी को मेजर करता है। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस सिर्फ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन पे बेस्ड नहीं होती, वो आपके मेमोरी में जो डेटा इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं या डेटा जो होता है जो रीड एंड राइट होता है उसकी स्पीड क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। तो थ्रूपुट और क्लॉक स्पीड दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि जो यूएसबी आप यूज करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? जहां पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, मतलब ये बाई डायरेक्शनल आप बोल सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों होना। तो ये तो बिल्कुल इसका सही पर्पज है। दूसरा प्लग एंड प्ले, तो आप जानते ही ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। तीसरा कनेक्टिविटी को इजी करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, प्लग एंड प्ले। अब यूएसबी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी टू प्लग एंड प्ले, और यू कैन से व्हाट यूज। तो यहां पर ये तीनों ही इसके मेन ऑब्जेक्टिव होंगे, इसलिए हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैपिंग इज यूज्ड बाय कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी इनमें से कौन सी मैपिंग को इस्तेमाल करता है? तो चूंकि ये मेमोरी की बात हो रही है तो एसोसिएटिव, जो कि बिल्कुल कैश के द्वारा होता है, डायरेक्ट भी होता है, सेट एसोसिएटिव। इनफैक्ट जब कैश मेमोरी के आप मेमोरी मैपिंग की बात करते हो तो ये तीन तरीके होते हैं, एसोसिएटिव, डायरेक्ट और सेल्फ एसोसिएटिव, और ये तीनों ही इसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए यहां पर भी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेजिंग इज करेक्ट? मतलब यहां दो स्टेटमेंट हैं। पेजिंग सपोर्ट्स टाइम शेयरिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, पेजिंग का संबंध टाइम शेयरिंग से है। पेजिंग सपोर्ट्स नॉन कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन, तो पेजिंग में सिर्फ कंटिगियस की बात नहीं, नॉन कंटिगियस को ये सपोर्ट करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं जब आप पेजिंग की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमने पहले भी पेजिंग को देखा कि पेजिंग का मतलब क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो आपका है, सेकेंडरी स्टोर जो है, वहां से आप क्या करते हैं, आपकी मेन मेमोरी या जो प्राइमरी स्टोर होता है वहां पर जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको वो कॉल करता है। तो ये जो है आपका, इसका जो पर्पस हुआ वो आपके टाइम शेयरिंग से भी, और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो कि रैंडम एक्सेस की हम बात करते हैं, इसलिए यहां पर ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने कहा कि करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि बायोस प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड ऑन ए चिप कॉल्ड व्हाट? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिस चिप में आप डालते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर या बूट लोडर? तो बूट लोडर तो बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका बायोस से रिलेशन नहीं है। बायोस एक डिफरेंट चिप होती है। अब ये जो चिप होती है आइडियली तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट का ही पॉइंट है, लेकिन इसको जब आप किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को किसी चिप में डाल देते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर फर्मवेयर। तो बायोस प्रोग्राम जब इंबेड कर दिए जाते हैं किसी चिप में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की, तो कहीं ना कहीं ये इंबेडेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? आपके फर्मवेयर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर फर्मवेयर। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करता है? तो ये रजिस्टर्स आप जानते हैं 6-7 प्रकार के रजिस्टर्स हैं।
इसमें एक है मेमोरी एक्सेस, एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक है प्रोग्राम काउंटर, नन ऑफ दी अबव। तो जब डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज के साथ जब कनेक्टिविटी की बात होती है तो मेमोरी एक्सेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर की हम बात करते हैं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी इनिशियलाइजेशन। देखिए आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो जो रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर एक्चुअली मेमोरी का मतलब क्या हो रहा है कि हम रजिस्टर्स की बात करें तो किस सीक्वेंस में कौन कौन से रजिस्टर में पहले मेमोरी या इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो पहला बोलता है MAR स्टार्ट कर रहा है, दूसरा PC और आपका ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो तो डिकोडेड फॉर्म में स्टोर कर रहा है या जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस का एक्सेस होना भी जरूरी है और एक्सेस के पहले भी प्रोग्राम काउंटर में आना भी जरूरी है। तो पहला तो इसमें ये होगा कि अगर जो ऑप्शन आप करेक्ट की बात करें तो दो हो सकते हैं, जहां पे प्रोग्राम काउंटर से आप स्टार्ट कर रहे हो। आप प्रोग्राम काउंटर के बाद डायरेक्ट आप आउटपुट में तो पहुंचोगे नहीं, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात कर रहा है। तो पहला तो आपका प्रोग्राम काउंटर है, फिर मेमोरी एक्सेस रजिस्टर होगा, एक्सेस के बाद डेटा रजिस्टर होगा और उसके बाद में क्या होता है आपका जो भी इनिशियलाइजेशन होता है वो किस में आता है, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर अगर आप इनिशियलाइजेशन की बात करो, पीसी से MAR से अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस MDR और MDR के बाद में फिर आपका कहां जाता है IR में, इट शुड बी IR। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो तीन ऑप्शन हैं, इट वर्क्स ऑन फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर्स लेस रैम, जो कि मुझे गलत लग रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू लेस रैम, तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है। इट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस बाय फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर। देखिए एक होता है आपका रिस्क, एक होता है CISC, जहां पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर की बात करते हो। तो ये जो होता है ये हार्डवेयर पे फोकस करता है, जबकि जो रिस्क होता है वो सॉफ्टवेयर पे फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन 1 ये दोनों ही, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 3 दोनों ही यहां पर करेक्ट होंगे। इसलिए यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर B, 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। मेमोरी की जहां तक बात है, रैम की जहां तक बात है, तो ये इसको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो बसेस हैं उनका आप जानते हैं एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है, डेटा बस होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस है उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी। ऑब्वियसली जो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है, IO वगैरह जो जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की आप बात करते हैं, डेटा जो ट्रांसमिट किया जा रहा है, या जो कंपोनेंट्स की लोकेलिटी एक्सटर्नल कंपोनेंट है कि इंटरनल कंपोनेंट्स है। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम बसेस को कैटेगराइज या क्लासिफाई किया जाता है। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अगेन ऑल ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CISC का फुल फॉर्म क्या है, कोहेसिव, कॉमन, कॉम्प्लेक्स, कंट्रोल, बाकी सब सेम है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर C। हम बढ़ते हैं आगे, द वीडियो डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू विच बस। क्या ये PCI है या USB है, LPT है या SCSI है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SCSI, जिसका मतलब है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो SCI के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी वीडियो डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। LPT की अगर आप बात कर लोगे, पैरेलल पोर्ट, जो कि जैसे प्रिंटर वगैरह आप यूज करते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। USB इज मोर रिलेटेड टू योर मेमोरी। एंड जब आप PCI स्लॉट्स की बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए हम PCI स्लॉट को प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, SRAM जो है वो किससे मिलकर बना है। देखिए एक रैम की जब आप बात करते हो तो एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है आपका डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो होता है ये किससे मिलकर बनता है, फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप को तो हटा दीजिए, या तो ये होगा या यही होगा। तो SRAM जो होता है ये आपका बनता है फ्लिप फ्लॉप से, और जो DRAM होता है वो आपके ट्रांजिस्टर्स या जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो SRAM जो बनता है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, योर फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये थे ओवरऑल आज के मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सेट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे आपके कमिंग कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन के लिए। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन पे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ जल्दी मिलेंगे आपके साथ में। तब तक चैनल पे बने रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें, किसी भी टाइप ऑफ एमसीक्यूज के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए, नोट्स के लिए तमाम स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।